पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स की चेन लेंथनिंग और शॉर्टनिंग मेथड्स। चेन लेंथनिंग पहले पढ़ेंगे। तो चेन लेंथनिंग क्या होता है? 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो उसको 5 कार्बन में बदलना, 5 कार्बन का है तो 6 में बदलना। इस हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे, उसको बोलेंगे चेन लेंथनिंग प्रोसेस। तो पहली स्कीम पढ़ते हैं क्लियानी फिशर सिंथेसिस। पहले प्रोसेस पूरा देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मोनोसैकेराइड पर अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम HCN के साथ करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा साइनोहाइड्रिन। इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अब देखो, यहाँ पर जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पर जो कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे ही प्लेनरिटी खत्म होगी हमें एक और इनैंसियोमर मिलेगा, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक और कंपाउंड मिलेगा जिसमें OH इसमें राइट साइड लगा है, दूसरे में लगा होगा लेफ्ट साइड में। तो हमें ये दो इनैंसियोमर्स मिलेंगे, एक ये और एक ये। एक नया कार्बन हमारा ऐड हो चुका होगा CN के फॉर्म में। इसका हम लोग करेंगे पार्शियल रिडक्शन PDBaSO4 की प्रेजेंस में। मिलेगी हमें एक इमीन, C⋅NH। इसी का ही भाई मिलेगा ये क्या है, इमीन। C⋅NH बोला जाता है इमीन। फिर इसके हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो इमीन ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी C⋅N की जगह पे आ जाएगा C⋅O और प्लस इसका इनैंसियोमर यानी ये वाला फॉर्म। अब देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया था एक कार्बन ये और ये R ग्रुप। इस एक कार्बन की जगह पे अब यहाँ पर फाइनली हमारे पास हो गए हैं दो कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये नया एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐड हो गया है। रिएक्शन करवाई थी HCN के साथ, फिर रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन किया था, फिर हाइड्रोलिसिस की थी और हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ करके कंपाउंड मिलता है। यही पूरी स्कीम है हम लोगों की क्लियानी फिशर सिंथेसिस। जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने मोनोसैकेराइड पर तो जो ओरिजिनल एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उससे ऊपर एक और एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाता है और ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है C2 में। यानी अभी ये जिसकी पोजीशन है C1 यानी फर्स्ट कार्बन है और लास्ट में जाकर के यही कंपाउंड यही वाला कार्बन बन जाता है C2 पोजीशन वाला, यानी C1 पोजीशन चेंज हो जाती है C2 पोजीशन में और C1 की जगह ले लेता है एक नया CHO ग्रुप जो कि आता कहां से है, CN से। ठीक है, तो ये स्कीम याद रखना। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने मोनोसैकेराइड पर। ले लेते हैं अरेबिनोज शुगर। अरेबिनोज क्या फॉर्मूला होता है, CHO C⋅OH CH2OH। 43 नंबर इसका होता है, 1 2 3 4 5। क्या है ये, अरेबिनोज। नंबर कितना है इसका, 43। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ। ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइनोहाइड्रिन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बाकी नीचे का पोर्शन जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। इसको पहले लिख लेते हैं।
ये वाला कार्बन अभी कौन सा है, फर्स्ट कार्बन। अब ये जो फर्स्ट कार्बन था ये कन्वर्ट हो जाएगा COH और H में यहाँ पर एक C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ जाएगा, ये बोला जाएगा साइनोहाइड्रिन। अब देखो यहाँ पर ये C1 था, यहाँ पर ये 2 पोजीशन हो जाएगी, तो C1 कन्वर्ट्स इनटू C2 और ये नया C ट्रिपल बॉन्ड N यानी नया कार्बन हमारा जुड़ चुका है, जो कि हमारा जो कार्बन की लेंथ थी उसको बढ़ाने का काम करेगा। और इसी के साथ मिलेगा इसका एनेंशियोमर, जिसमें ये जो सेकंड पोजीशन का OH होगा वो लेफ्ट साइड में लगा होगा। बाकी चीजें पहले हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखो ये है C2 और C ट्रिपल बॉन्ड N ये बने, इस C2 का एक OH इधर हो जाएगा। अब देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहां से कितने थे, 1 2 3 4 5 कार्बन। यहां पर जो आखिरी का कार्बन है यानी नीचे के जितने भी कार्बन के और OH की पोजीशन जैसी थी वैसे ही उसकी पोजीशन रहेंगी, सिर्फ C1 वाली और जो कि चेंज हो जा रहा है C2 में वही पोजीशन डिफरेंट होंगी। फिर इसका कर देंगे पार्शियल रिडक्शन, साथ में ही लगा देते हैं हाइड्रोलिसिस, बनेगा CHO। पहले इसका लिखते हैं, अब दूसरा जो एनेंशियोमर बनेगा उसमें C2 वाला जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। अब देखो लिया था हमने, स्टार्ट किया था अरेबिनोज से, फाइनली हमें मिलेगा 6 कार्बन की शुगर, जिसमें से एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा मैनोज। कौन सा ग्लूकोज है, 5 4 2, 542 नंबर किसका होता है, ग्लूकोज का, और ये कितना है 5 4, 54 नंबर होता है मैनोज का। ठीक है, तो क्लियानी-फिशर सिंथेसिस से हमें 2 कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि एनेंशियोमर्स होंगे। एनेंशियोमर्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन पर OH की पोजीशन डिफर करती है, उनको हम लोग एनेंशियोमर्स बोलते हैं। स्कीम रहेगी, पहले HCl के साथ रिएक्शन करवाना, फिर उसका पार्शियल रिडक्शन कर देना, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं इमीन। ये क्वेश्चन PGT में कई बार पूछा जा चुका है, और उसके बाद में पार्शियल रिडक्शन के साथ में ही हम लोग उसके बाद कर देंगे हाइड्रोलिसिस, और हमें मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ में मोनोसैकेराइड शुगर। अब देखो याद कैसे रखेंगे, 43 अरेबिनोज लिया था, क्लियानी-फिशर सिंथेसिस लगाने के बाद में 4th कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा 5 पोजीशन में, 3rd पोजीशन चेंज हो जाएगी 4 में, और एक नई पोजीशन C1 वाली ऐड होगी, जिसकी वजह से जो हमारी C2 पोजीशन है वो एनेंशियोमेरिक पोजीशन बन जाएगी, और वहां पर एक बार दाहिने OH लगा होगा, एक कंपाउंड में बाएं OH लगा होगा, यानी एक सेकंड पोजीशन होगी, जिसमें अगर होती है जैसे यहाँ पर अगर राइट साइड में OH था तो ग्लूकोज बना था, अगर नहीं था तो मैनोज बना था। देखो तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा 542 वाला, दाहिने कहाँ कहाँ OH था, एक तो 4 पे था और दूसरा 3 पे था, तो अब चौथी पोजीशन 5वें में कन्वर्ट हो गई हो, तीसरी पोजीशन चौथे में, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, 5 और 4, एक एक्स्ट्रा ऐड होगा 2 पे, और अगर नहीं ऐड होता है तब बनेगा हमें 54 नंबर, यानी 5 4 2 ग्लूकोज और 5 4 यानी मैनोज। अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया है राइबोज शुगर, तो राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है 432। क्लियानी-फिशर सिंथेसिस लगाने के बाद में 4th पोजीशन चेंज हो जाएगी 5th में, 3rd पोजीशन हो जाएगी 4th में, 2nd पोजीशन हो जाएगी 3 में। इतना तो रहेगा ही रहेगा, यानी 5 4 3 कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा। अब सेकंड पोजीशन पर हमें एनेंशियोमर्स मिलेंगे, यानी 2 आइसोमर्स मिलेंगे, जिसमें एक में दाहिने OH होगा और एक में बाएं होगा। अगर दाहिने में OH होगा तो वो सेकंड पोजीशन लिख देंगे, अगर नहीं होगा तब 5 4 3 मिलेगा।
यानी हमने ली थी राइबोज शुगर और हमें मिला है 5432। किसका फॉर्मूला होता है? एलोज का। और 543 किसका फॉर्मूला होता है? अल्ट्रोज अल्टोज का। ऐसे हम लोग बिना चीजों को कंफ्यूज हुए, ये चीजें क्या है, ये पुराने वीडियो को देख लोगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे याद करने की टेक्निक क्या है। और ऐसे करके हम लोग किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मोनोसेक्राइड से कौन कौन से दो एनेंशियोमर्स मिलेंगे ये बता सकते हैं एक चुटकी बजा करके। तो ये हो गई हम लोगों की किलियानी फिशर सिंथेसिस। अब चेन शॉर्टनिंग मेथड पढ़ते हैं, यानी यहां से इधर जाना। चेन लेंथनिंग में एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे हम लोग, और चेन शॉर्टनिंग में हम लोग एक कार्बन कम कर देंगे। चलो मिटाते हैं और पढ़ते हैं चेन शॉर्टनिंग मेथड्स। चेन शॉर्टनिंग मेथड में पहले पढ़ेंगे बोल डिग्रेडेशन। बोल डिग्रेडेशन बेसिकली स्कीम क्या है रिएक्शन की? जो हमारे एल्डोज शुगर है उसमें जो CHO ग्रुप है उसको हम लोग इस CHO ग्रुप को यहां से ऐसे भी करके इसको यहां से रिमूव कर देना है और इस वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देना है CHO में, यानी इसको हटा देना है CHO को, और ये जो सेकंड पोजीशन का C2 था इसको कन्वर्ट कर देना है CHO ग्रुप में। बस यही हम लोगों को करना है। तो पहले एक स्कीम है वोल डिग्रेडेशन की, उसको देखते हैं, फिर दूसरी है रफ डिग्रेडेशन, उसको देख लेंगे। तो वोल डिग्रेडेशन में हम लोग करते क्या है, कोई एल्डोज शुगर ले ली हमने, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, बनेगा ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। ऑक्साइम क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH। ये फिर ये क्या बन गया हम लोगों का? ऑक्साइम। फिर इस ऑक्साइम से डिहाइड्रेशन कर देंगे, 1,2 एलिमिनेशन करेंगे, ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा साइनो ग्रुप में। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन को हम लोग ट्रीट करेंगे किसी बेस के साथ में, ताकि ये वाला H जो है यहां से रिमूव हो जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, Cn निकल जाए। तो बेस जैसे मेथॉक्साइड आयन ले लेते हैं MEO-। तो क्या होगा? ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहां से, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये निकल जाएगा। हमारे पास बचा कुचा रह जाएगा एक ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O और H। एल्डोज शुगर विद 1 कार्बन लेस। हुआ क्या है, जो यहाँ पर कितने कार्बन थे अभी? 1 2 और ये R ग्रुप। यहाँ पर भी 1 कार्बन 2 कार्बन और ये R ग्रुप। यहाँ पर भी 1 कार्बन 2 कार्बन और ये R ग्रुप। फिर उसके बाद में हमें मिलेगा सिर्फ 1 कार्बन। C2 पोजीशन कन्वर्ट हो जाती है C1 में। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं किसी अपनी एल्डोज शुगर पर। जैसे ले ली हम लोगों ने ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी 542 5 4 3 2। ग्लूकोज पर बोल डिग्रेडेशन की सारी स्कीम लगा ली। पहले ट्रीट किया इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, बनेगा ऑक्साइम। फिर डिहाइड्रेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करना है, बेस के साथ इसका ट्रीट करेंगे, जैसे मेथॉक्साइड आयन या इथॉक्साइड आयन भी ले सकते हैं।
और हमें एक कार्बन कम वाला शुगर मिल जाएगी। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये CHO ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, यानी ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था। फर्स्ट कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये देखो रिमूव हो रहा है। C2 वाला कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, यानी यहाँ का जो C2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, यानी CHO ग्रुप में। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर था वो जैसा था वैसा का वैसा ही नीचे लगा रहेगा। अब देखो ये CHO में कन्वर्ट हो गया, इसके नीचे कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, यानी 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन इसके नीचे लगे हुए हैं। बाकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये ठीक। इसका अगर नाम लिखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 43। 43 किसका नंबर होता है, 43 होता है अरेबिनोज का। किसका होता है, अरेबिनोज। एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर आप सोचो कि यहां पर भी एनेंशियोमर बनेगा तो वो नहीं बनेगा, जैसा कि क्लियानी फिशर सिंथेसिस में हो रहा था कि एक कार्बन जैसे हम लोग बढ़ाते थे वहां पर हमें 2 कंपाउंड मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन घटाने के बाद में हमें कोई भी एनेंशियोमर नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज पर अगर हम वोल्ट डिग्रेडेशन लगाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अरेबिनोज मिलेगा, डी ग्लूकोज डी अरेबिनोज। स्कीम कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन एसिटिक एनहाइड्राइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर राइबोज की जगह कोई दूसरा, मतलब ग्लूकोज की जगह पे कोई दूसरा अगर हम लोगों ने शुगर ले ली, जैसे 543 वाली अगर कोई शुगर ले ली, तो इससे क्या बनेगा, 5th पोजीशन चेंज हो रही है किसमें, 4th में, और 4 वाली 3 में और 3 वाली 2 में, यानी 543 से हमें मिलेगा 432, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। अब पढ़ते हैं रफ डिग्रेडेशन। दूसरी स्कीम है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग करते क्या है, जो हमारी एल्डोज शुगर है उसके एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिल ग्रुप में, और कार्बोक्सिल ग्रुप को फिर हम लोग डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे, यानी जो CHO ग्रुप था वो COOH में कन्वर्ट किया और उसके बाद में उसको रिमूव कर दिया। होने के बाद में होगा क्या, जो हमारी C1 वाला कार्बन था वो तो निकल गया, अब C2 वाला कन्वर्ट हो जाएगा C1 में। रिएजेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, जैसे R, ये हमारी कोई अल्डोज शुगर थी, इसकी रिएक्शन पहले करवाएंगे ऐसे रिएजेंट के साथ जो इस CHO को कन्वर्ट कर दे COOH में, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर दे। तो बहुत अच्छा रिएजेंट है ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी चीजें जैसी थी फिलहाल अभी वैसे ही लगी रहेंगी। फिर इसको कार्बोक्सिलेट हमें करना है, यानी इस COH ग्रुप को यहाँ से हटाना है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैल्शियम सॉल्ट पेंटेंस रिएजेंट का। कैल्शियम सॉल्ट पेंटेंस रिएजेंट क्या होता है, पेंटेंस रिएजेंट होता है Fe2+ आयन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला जो कार्बन था फिलहाल जो C2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी CHOH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और इधर हमारा R लगा रहेगा। जैसे ले लेते हैं ग्लूकोज ही ले लेते हैं, ग्लूकोज पर यही पूरी रफ डिग्रेडेशन लगाते हैं। रफ डिग्रेडेशन लगाने के बाद में हमें जो ये अब ये तो निकल जाएगा COH और CO2 के रूप में, बचा खुचा रहेगा ये, और उसमें भी ये वाला जो कार्बन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CHO में। बाकी चीजें नीचे जैसी थी वैसे ही लगी रहेंगी।
क्या बन गया ये, इसका नंबर है 4, 3, यानी लिया था हम लोगों ने ग्लूकोज, बन गया है रेबिनोज। यहां पर भी इनैंशियोमर नहीं मिलता है। अब एक बार देखते हैं वो डिग्रेडेशन में हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले एल्डोज शुगर की रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोक्सी अमीन के साथ, फिर हम लोगों ने उस रिएक्शन करवाई थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फिर एक बेस डाल दिया था मेथॉक्साइड आयन। इतना होने के बाद में जितने भी कार्बन थे उसमें से एक कार्बन कम वाली शुगर हमें मिल जाती है। रफ डिग्रेडेशन में भी सेम यही चीजें होती हैं, बस रिएजेंट्स चेंज हो जाते हैं, प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो ये थे हम लोगों की चेन शॉर्टनिंग मेथड्स। अब आगे देखते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन बताते हैं। डाइसैकेराइड्स के बारे में मोनोसैकेराइड्स हो चुके थे। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसी शुगर्स होती हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमें 2 मोनोमर यूनिट्स मिलते हैं, यानी 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। यानी डाइसैकेराइड्स are the compounds which on hydrolysis yield 2 monosaccharides जैसे माल्टोज। माल्टोज शुगर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। हमें मिलते हैं क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगर दूसरा डाइसैकेराइड जैसे लैक्टोज ले लिया अगर हमने, तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो यही बनाते हैं। पहले बनाएंगे माल्टोज। माल्टोज में क्या है? 2 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो पहले 2 ग्लूकोज बना लेते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? 542। 1 2 3 4 CH2OH। अल्फा और बीटा बाद की बात है। अब देखो, जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े होते हैं उसमें होता है C1 कार्बन और C4 कार्बन की अटैचमेंट होती है। यानी C1 कार्बन कौन सा है? ये वाला, और C4 कार्बन है ये वाला। C4 का जो OH है वो डाउन द प्लेन है, तो C1 का कहां पर होगा? माल्टोज में डाउन द प्लेन ही होता है। तब ये वाली जो ग्लूकोज यूनिट है ये होगी अल्फा। अब दूसरी भी अगर अल्फा बना दें तो उसमें भी हम लोग OH कहां लगाएंगे? डाउन द प्लेन। 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड होंगी C1 C4 से, और इस लिंकेज को बोला जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज दिखाते हैं, यहां से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और बनेगा ये। ठीक है, तो माल्टोज में क्या होगा? 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड होंगी और हमें मिलेगा माल्टोज। अब माल्टोज हमारा अल्फा होगा या बीटा, ये डिसाइड करेगा जो दाहिने साइड का जो शुगर यूनिट है उससे। अगर नीचे OH लगा हुआ है तब इसको लिखेंगे अल्फा माल्टोज,
अगर यही ऊपर लगा दिया हमने तो इसको लिखेंगे बीटा माल्टोज। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अल्फा या बीटा बनाए, इसको ऐसे दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये माल्टोज है। अल्फा बीटा फॉर्म से हमें लेना देना नहीं रहेगा। तो ये हो गई माल्टोज। अब लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज यूनिट हमें मिलता है। जो गैलेक्टोज मिलता है वो बीटा फॉर्म में मिलता है और जो ग्लूकोज होता है वो होता है अल्फा। बीटा से लिंकेज होता है अल्फा का, यानी C1 इसका और C4 इसका। तो C1 वाला यानी गैलेक्टोज पहले बना लेते हैं बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म का मतलब OH और CH2OH सेम साइड में रहेंगे। गैलेक्टोज का 54 नंबर, ठीक, ये बन गया हम लोगों का बीटा गैलेक्टोज। इसका C1 अटैच्ड होगा किसके साथ, ग्लूकोज के C4 के साथ। तो पहले ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ग्लूकोज तो हमारा ये बना हुआ है, इसका C4 कहाँ पर है, यहाँ पर। C4 पर ग्लूकोज में डाउन द OH, डाउन द प्लेन OH ग्रुप लगा होता है, यानी OH ग्रुप कहाँ लगा होगा, डाउन द प्लेन। तो अगर हमने इसी के लेवल में यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया तो इसका OH होगा यहाँ पर डाउन द प्लेन, फोर्थ पोजीशन का। अब हमें रिएक्शन करवानी है C1 की और C4 की, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो ग्लूकोज यूनिट है उसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं यहाँ पर, ताकि C4 इसका यहाँ पर आ जाए। तो C4 यहाँ पर ऐसे आएगा, ये C4 आ जाएगा। तो अब ग्लूकोज बना लेते हैं। 542 अल्फा या बीटा अभी कोई लेना देना नहीं। अब देखो ये बना लिया हम लोगों ने ग्लूकोज। चलो अल्फा फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, लिंकेज होगा C1 और C4 का, गैलेक्टोज का C1, ग्लूकोज का C4। लिंकेज का नाम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज क्या होगा, कहां पर होगा, देखो C1 का OH और C4 का OH आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, हमें मिलेगा ये। अब देखो ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो ये तिरछा जा रहा है ऊपर की तरफ। ये इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गैलेक्टोज है वो बीटा फॉर्म का है, और बीटा फॉर्म होने की वजह से इसका जो OH होगा वो अबव होगा, और इसका जब बिलो होगा तभी एक लाइन में आके ये रिएक्शन करेंगे। इसीलिए ये तिरछा थोड़ा सा मॉलिक्यूल हम लोगों का जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन हम लोग लैक्टोज में स्ट्रेट लाइन मॉलिक्यूल अगर बनाएंगे तो सही से एक्सप्रेस अपनी चीजों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों की लैक्टोज। अब आगे देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज यूनिट हमें मिलता है। तो पहले बनाते हैं ग्लूकोज यूनिट। बनाते हैं अल्फा फॉर्म, ये है अल्फा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज की हम लोग बनाते हैं फ्यूरानोज फॉर्म। ये कौन से फॉर्म है, पायरानोज। हम लोग फ्रक्टोज की बनाएंगे फ्यूरानोज फॉर्म। CH2OH CH2OH OH OH। जो लिंकेज होता है वो होता है C1 C4 का अल्फा 1 से बीटा 4, यानी अल्फा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज होता है। लिंकेज कहाँ होगा, यहाँ पर C1 ग्लूकोज का, C4 फ्रक्टोज का, और H2 मॉलिक्यूल निकाल देंगे यहाँ से। लिंकेज दिखाएंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये हो गए हम लोगों के सुक्रोज। अब इन सबके देख लेते हैं, तीनों के चेयर फॉर्म्स देख लेते हैं। जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बन गई सभी की चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म हम लोगों ने वैसे ही बनाई जैसे पहले या दूसरे वीडियो में हमने सिखाया था। हार्वर्थ से चेयर फॉर्म कैसे बनाए, बिल्कुल उसी पोजीशन में उसी रूप से हम लोगों ने बना दी है, और ज्यादा बहुत कुछ इसमें है नहीं। अब देख लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं? ऐसी शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? Ag प्लस Cu प्लस 2 Cu प्लस 2। ठीक है, तो ये होते हैं हम लोगों के रिएजेंट्स जिनके साथ में पॉजिटिव टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर इन रिएजेंट्स में जो मौजूद आयंस होते हैं यानी कैटायंस होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? Ag प्लस से बनेगा Ag और इन दोनों से बनेगा Cu। और जैसे ही ये मेटल जो आयंस हैं वो मेटालिक फॉर्म में आते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट बोला जाता है। टॉलेंस रिएजेंट में ये जो सिल्वर है इसकी लाइनिंग हमारे जो भी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें रिएक्शन करवा रहे होते हैं वहां पे बन जाती है। इसकी वजह से आता है सिल्वर कलर, जो इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ पर हम लोगों को रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है जहां पे हम लोग ये टेस्ट रिएक्शन मिक्सचर में जहां पे करवा रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर मिलेगा रेड प्रेसिपिटेट और वहां मिलेगा सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर ये दोनों टेस्ट हम लोग, ये तीनों टेस्ट हम लोगों के कोई भी शुगर दे रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो जो शुगर है उसने इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर दिया है। अब जो चीज रिड्यूस कर देगी किसी को वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगी ना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? हमारे पास जो शुगर है उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो ऑक्सीडाइज हो जाता हो। हमारे पास दो शुगर्स थी, दो टाइप की शुगर्स थी, एक एल्डोज थी और एक कीटोज थी, जिसमें से कीटोज यानी कीटोनिक ग्रुप जो था वो ऑक्सीडाइज नहीं होता था, जबकि एल्डोज शुगर में जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो ससेप्टेबल था ऑक्सीडेशन का, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता था। यानी जितनी भी मोनोसेक्राइड एल्डोज शुगर्स होती हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग होती हैं, और जितनी भी कीटोज मोनोसेक्राइड शुगर्स होती हैं वो सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग होंगी। जो एल्डोज होंगे उसमें होगा CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, और इस प्रोसेस के दौरान इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर मौजूद होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब देख लेते हैं डाइसेक्राइड के बारे में कि वो रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी। देखते हैं, तो डाइसेक्राइड में हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। पहले इससे पुराने वीडियो में हमने एक चीज पढ़ाई थी हेमी एसिटल और कीटल के बारे में। हेमी एसिटल और कीटल क्या होता है? अगर इस वाले कार्बन पर दो OR लगे हों तो बोला जाता है कीटल, और अगर एक OH और दूसरा OR लगा बोला जाता है तो उसको बोला जाता है हेमी एसिटल। कीटल या फिर
तो कीटोनिक से आ जाता है, इसको हम लोग एसिटल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक होता है हेमी एसिटल और एक होता है एसिटल। तो ऐसी सुगर्स या ऐसे डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड्स जिसमें हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। हेमी एसिटल ग्रुप की पहचान कहां से करते हैं? C1 कार्बन से। ये कोई भी अगर मोनोसैकराइड अगर सुगर हम बनाते हैं, जैसे ये वाली देख लेते हैं, इस वाली पोजीशन यानी C1 पोजीशन पर ये एनोमेरिक पोजीशन होती है। एनोमेरिक पोजीशन से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो एसिटल है या हेमी एसिटल है, क्योंकि यही एक कार्बन होता है जो डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं माल्टोज में हमारे पास एक ये एनोमेरिक पोजीशन है और एक ये वाली एनोमेरिक पोजीशन है। ये वाली एनोमेरिक पोजीशन तो बॉन्डिंग में है, इसलिए ये खाली नहीं है। ये वाली एक एनोमेरिक पोजीशन है जो कि हेमी एसिटल या फिर एसिटल हो सकती है। लैक्टोज में ये वाला एनोमेरिक पोजीशन है जो कि एसिटल या हेमी एसिटल हो सकती है। और सुक्रोज में ये वाली पोजीशन हमारी एनोमेरिक है, यानी एसिटल या फिर हेमी एसिटल हो सकती है। जिनमें भी हेमी एसिटल होगा वो सारी के सारी रिड्यूसिंग सुगर्स होंगी, और जिनमें भी एसिटल ग्रुप होगा वो सारी नॉन रिड्यूसिंग होंगी। यहां पर देखो ये कार्बन लगा हुआ है OH से और दूसरी जगह लगा हुआ है O, बाकी R, यानी ये OH इसमें यहाँ पे मौजूद है, यानी ये क्या है? हेमी एसिटल है, यानी ये हमारी होगी रिड्यूसिंग सुगर, यानी माल्टोज रिड्यूसिंग सुगर है। लैक्टोज भी हम लोगों की रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज हम लोगों की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये है एसिटल फॉर्म। तो माल्टोज है रिड्यूसिंग, लैक्टोज है रिड्यूसिंग, और सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग क्यों? क्योंकि यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो जुड़ा हुआ है CH2OH से, और CH2OH का मतलब क्या है? OR, इधर भी OR। ये कौन सा ग्रुप है? एसिटल। और एसिटल वाले सारे होते हैं कौन से? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की कहानी मोनोसैकराइड्स की, डाइसैकराइड्स की, उनके द्वारा दिए जाने वाले टेस्ट्स की। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलीसैकराइड्स के बारे में। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। ढेर सारे मोनोसैकराइड यूनिट्स जुड़ करके बनाते हैं हम लोगों का पॉलीसैकराइड। तो डिफाइन करें तो दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मैनी मोनोसैकराइड्स। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्टोरेज में हम लोग जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं, और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में भी हमारे ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं ये काम करते हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन और इनका स्ट्रक्चर। तो पॉलीसैकराइड को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट, यानी कितने, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट, कितने प्रकार की मोनोमर्स उस पॉलीसैकराइड को बनाने में लगे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास 2 टाइप के पॉलीसैकराइड होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसैकराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकराइड। तो होमोपॉलीसैकराइड का मतलब जिसमें एक ही मोनोमर यूनिट रिपीट होता रहता है और हमारा पॉलीसैकराइड बनता है। हेट्रोपॉलीसैकराइड में एक से अधिक प्रकार के मोनोमर यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं। होमोपॉलीसैकराइड को फिर से हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। अगर जो पॉलीसैकराइड है उसका यूज़ स्टोरेज के रूप में हो रहा है, कोई भी लिविंग बीइंग या प्लांट एनिमल यूज़ करता है स्टोरेज के रूप में, तब उसको बोलेंगे स्टोरेज होमोपॉलीसैकराइड। और अगर उसका स्ट्रक्चर बनाने में उसको यूज़ किया गया है तब हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकराइड। स्टोरेज पॉलीसैकराइड हमारे पास एग्जाम्पल हैं जैसे स्टार्च, जो कि पाया जाता है पोटैटो और राइस में। इसमें जो मोनोमर होता है वो होता है डी ग्लूकोज। ऐसे ही ग्लाइकोजन है
जिसमें भी डी ग्लूकोज होता है, फिर होता है इन्यूलिन और डेक्स्ट्रान एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, लिग्निन और काइटिन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी हमारे पास दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजन कंटेंट। अगर नाइट्रोजन कंटेंट है तो उसको बोलेंगे नाइट्रोजिनस, और अगर नहीं है तो बोलेंगे नॉन नाइट्रोजिनस। नॉन नाइट्रोजिनस के एग्जाम्पल हैं अगर, गम्स, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स। पेक्टिन्स प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको बनाने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में काम करते हैं। ये तो हो गए नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस का एग्जाम्पल है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये है हम लोगों के पॉलीसेकेराइड्स और उनका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इनका होता कैसा है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन तीनों ही डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन तीनों में जो डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनका जो लिंकेज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे स्टार्च में देखें तो सारी की सारी ग्लूकोज रिंग एक ही ओरिएंटेशन में अटैच्ड रहती हैं, जबकि सेलुलोज में एक रिंग नॉर्मल होती है और दूसरी एडजेसेंट रिंग जो उसके होगी वो रिंग फ्लिप्ड वाली होती है। देखो दिखाई पड़ रहा होगा। फिर तीसरी रिंग सीधी होगी और चौथी रिंग फ्लिप्ड रिंग होगी, और ऐसे करके अल्टरनेट में रिंग फ्लिप होती रहती है और स्ट्रक्चर बनता है सेलुलोज का। जबकि ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका और ज़्यादा मजबूत रहता है और इसमें क्रॉस लिंक्स मौजूद रहते हैं। तो ये हम लोगों के थे पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।